चलें जी। अच्छा जी, मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो जो स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे उनकी इंतज़ार की घड़ियां भी ख़त्म हुई हैं और अभी हम अपना सेशन किक ऑफ करने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं। जहाँ पे भी जो भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग फील फ्री टू आस्क मी। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज़ अरूज। आप लोगों ने वो देख लिया होगा, अगर आपने ऐड से देखा है या फिर आप किसी ग्रुप से ज्वाइन करके आए हैं। अरूज मेरा नाम है और इससे पहले मैंने CSS PMS के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए तकरीबन 1.5 ईयर हो गए हैं। मैं इंग्लिश के अलावा स्टूडेंट्स को उर्दू पढ़ाती हूँ, पंजाबी पढ़ाती हूँ। इसके अलावा जनरल साइंस वगैरह के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो इसके साथ साथ इवेलुएशंस करती हूँ। तो इस तरह से ये तकरीबन 1.5 ईयर्स का ये मेरा जर्नी है जिसमें मैं स्टूडेंट्स को डिफरेंट काइंड की गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। सही है। तो ये तो हो गया मेरा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैंने ऐसे में इस CSS के ऐसे में 45 मार्क्स स्कोर किया था। आपको पता है कि ऐसे सबसे क्रूशल सब्जेक्ट होता है। जो भी कंपेटिटिव एग्जाम्स है, CSS है, चाहे PMS है, चाहे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया या KPPSC है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो जितने भी ये सारे एग्जाम्स हैं, इंग्लिश उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके साथ साथ मैंने प्रेस को भी ट्वाइस क्वालिफाई किया हुआ है। तो ये तो हो गया मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद अभी क्योंकि हमारा आज ये इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है और ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है ना उसके बारे में उसका ये कोर्स है और उसी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगी। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये सेशन या ग्रामर का समझना लाजमी क्यों होता है। फिर उसके बाद हम इस सेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस सेशन में आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाएंगी। तो ग्रामर का आपको पता है कि आपके जितने भी competitive एग्जाम्स हैं सबसे पहला आपका पेपर ऐसे का होता है। और ऐसे आपने इंग्लिश में लिखना होता है। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाके मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने जो ऐसे को पास करने के लिए तकरीबन 95 to 97% स्टूडेंट्स हर साल फेल करते हैं क्योंकि जस्ट 2 to 3% एलोकेशन हो पाती है आपकी फाइनल जो FPSC की लिस्ट आती है CSS की। तो उसमें से जो वो 95 स्टूडेंट्स हैं वो ओवरऑल एग्जाम फेल कर रहे होते हैं। और उसमें से भी 95 में से भी देखा जाए तो जो 90% स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ट्रस्ट में आपका सबसे पहला जो पेपर होता है ना ऐसे पेपर वो ही फेल कर जाते हैं। तो मतलब सारी गेम जो साल डेढ़ की, किसी ने 6 माह लगा के तैयारी की हुई है, किसी ने इससे ज्यादा तैयारी की हुई है, तो वो जो सारी तैयारी होती है वो पहले आपके उस पेपर पे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स की वो सारी गेम खत्म हो जाती है। तो ऐसे को पास करने के लिए वैसे तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखना चाहें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी पूरी हों तो आपका ऐसे पास होता है। जैसे मैंने भी किया था, 45 मार्क्स लिए थे। मोस्टली 40 मार्क्स आते हैं लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 45 तक आए मार्क्स। तो उसकी एक वजह ये भी होती है कि उनकी ग्रामर जो होती है, इंग्लिश जो होती है, वो एरर फ्री नहीं होती, उसमें मिस्टेक्स होती हैं। इंग्लिश में आपके टेंसेस की मिस्टेक्स होती हैं, प्रेपोजिशन से यूज नहीं होती, आर्टिकल से यूज नहीं होता, और इसके साथ साथ स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरा फिर साथ में नेक्स्ट पेपर आपका प्रेसी का होता है। और प्रेसी में भी नेक्स्ट जो तकरीबन 50% पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जो कि ग्रामर बेस्ड होता है। उसमें सेंटेंस करेक्शन होती है, प्रेपोजिशंस होती हैं, MCQs होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट चीजें होती हैं। तो इसलिए ये सेशन लाजमी है कि आप सबसे पहले किसी भी competitive एग्जाम के जर्नी को स्टार्ट करने से पहले अपनी ग्रामर को ठीक कर लें। आपकी इंग्लिश को एरर फ्री होना चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये इम्पोर्टेंस हो गई इंग्लिश ग्रामर को लर्न करने की। मेरी खुद आल्दो इंग्लिश ग्रामर अच्छी थी मतलब नेचुरली होता है ना कि एक वो आपकी स्टूडेंट की बेस बनी हुई होती है। लेकिन इसके बावजूद जब मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया था तो मैंने इंग्लिश ग्रामर की रिवीजन से स्टार्ट किया था। मैंने खुद से बैठ के उसके नोट्स बनाए थे और नोट्स बना के मैंने चीज़ों को जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन्स थी कि कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ लगनी होती है, एक्टिव पैसिव को हमने कैसे, उसके रूल्स क्या होते हैं, नरेशंस के क्या रूल्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने
रिवाइज की थी बैठ के, ठीक है। तो अब इस सेशन में आपको क्या मिलेगा, उसके बाद फिर हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों के लिए ये लेक्चर भी, आज हम इंशाल्लाह जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो अभी इस सेशन में आपको क्या मिलेगा, इसमें चाहे तो बेशक आप लोग आप नोट डाउन कर सकते हैं चीज़ें। मैं स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह, ये 2 मंथ्स का हमारा सेशन होगा, इसमें 25 लेक्चर्स होंगे, 25 क्लासेस होंगी। इसी तरह से 25, जैसे आज लेसन 1 है हमारा, इसी तरह से 25 लेसन पे ये मुश्तमिल होगा ये वाला सेशन। और इन 25 लेसन्स में मैं A to Z, मतलब ए से लेके जेड तक मुकम्मल इंग्लिश के में जो जो चीज़ें आपको आपकी जिसको सही इंग्लिश कहते हैं उसमें जो जो चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर होंगी वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करवाऊंगी। तो क्या क्या कवर करवाऊंगी, आज हमने जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, उसके बाद टेंसेस। टेंसेस आपको पता है कि 12 टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और परफेक्ट के। अगर नहीं पता तो इस सेशन के बाद पता चल जाएगा। और उसमें हर पास्ट टेंस है तो उसके भी 4 आगे होंगे फर्दर, डेफिनेट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कुछ स्टूडेंट्स को तो मतलब वो कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए होते हैं, लेकिन मतलब एग्जामिनर को भी अक्सर इस बात पे गुस्सा चढ़ता है कि उन्हें ये नहीं पता कि एस या ई एस कहाँ पे लगाना था और कहाँ पे नहीं लगाना था, कहाँ पे सेकंड फॉर्म आती थी, कहाँ पे उन्होंने आई एन जी कॉन्टिन्यूस टेंस बना देना था। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ना वो असल में होती हैं जब तक आपकी वो बेस नहीं ठीक होती। आपको उर्दू में जो फिक्रा होता है ना उसकी समझ ना आए, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ फिक्रा होता है, तो इस वर्ड के आखिर में ता है आया है। तो अब ये ता है आया है तो एक स्टूडेंट जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये ता है किस टेंस में आ रहा है, वैसे किसी को पता लग रहा है कि ये कौन सा टेंस बन रहा है, होता है, ता है किस टेंस के आखिर में आता है, कैन एनीवन आंसर? यस, प्रेजेंट तो है, लेकिन प्रेजेंट के आगे कौन सी टाइप है? प्रेजेंट, क्योंकि हर जो प्रेजेंट है पास्ट है परफेक्ट है इन सब की नहीं, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है और इसके साथ एस या ई या इसका इजाफा करेंगे। यस, शेर अब्बास ने आपने सही आंसर किया, प्रेजेंट इनडेफिनेट। तो जिस तरह से मुझे खुद ये चीजें वो फिंगर टिप्स पे है ना, जैसे मुझे वो सिखाया गया था कि किस तरह से आपने टेंस की पहचान करनी है कि कहाँ पे आपने क्योंकि प्रेजेंट जो है वो 4 टाइप का होगा, उसमें हैज हैव भी होगा, उसमें एस या इज का इजाफा भी होगा, किसी के साथ किसी के साथ नहीं होगा, कहीं पे वो कंटिन्यूअस होगा, कहीं पे सिंस और फॉर का यूज होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना वो टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको समझाऊंगी। तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर आपको जो है टेंस की फौरन से पहचान हो जाएगी, आपकी चीजें फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। असल में मसला ये है कि हमारी उर्दू जो है ना उस पे काम नहीं किया जाता, उर्दू की बेस नहीं बनाई जाती, जिसकी वजह से इंग्लिश भी फिर वीक होती है। अगर उर्दू में चीज़ों को पहले समझ लिया जाए और उनको अंडरस्टैंड करके उसके लिहाज से इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट किया जाए तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा जी, टेंसेस होंगे, उसके बाद एक्टिव पैसिव होगा। आपको पता है कि खास तौर पे जो 1 पेपर एग्जाम होते हैं और पीएमएस के जितने भी प्रेसी के एग्जाम है उनमें एक्टिव पैसिव का लाजमी क्वेश्चन आता है। उसमें उन्होंने समटाइम्स एक्टिव टेंस दिया होता है, उसको पैसिव वाइज में चेंज करना होता है, कभी वो पैसिव में दे देते हैं और उसको एक्टिव में दे देते हैं। 1 पेपर में जितने भी एफपीएससी के आते हैं या फिर पीपीएससी के आते हैं तो उसमें बहुत कंफ्यूजिंग से वो ऑप्शंस दे देते हैं और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन जब आपको रूल्स का पता हो और आपने प्रैक्टिस की हो तो फिर वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसके बाद जी नरेशन, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, उनके रूल्स क्या हैं। देन आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो द, दी जिसको आप कहते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स 2 होते हैं, ए और एन। तो उनके क्या क्या रूल्स है, कहाँ पे आपने यूज करना है। मुझे खुद जब मैंने ऐसे को पढ़ लिया था और वो स्ट्रक्चर वगैरह मेरा सारा ठीक हो गया था, उसमें ग्रामर भी सब ठीक थी, तो उसके बाद मैंने एक टीचर से, मुझे याद है, इवेलुएट करवाया था जब, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको आर्टिकल दी का यूज जो है ना उसको ठीक करें। तो मतलब ये है कि आप फिर जब एग्जामिनर चेक करते हैं तो फिर वो ये भी देखते हैं कि आपने कहाँ पे दी का सही यूज किया है, क्योंकि उसके रूल्स हैं, 9 रूल्स होते हैं।
होते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, और कहाँ पे आपने यूज करना था तो आपने नहीं किया, और कहाँ पे नहीं करना था वहां पे स्टूडेंट्स अक्सर कर देते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद पंक्चुएशन, पंक्चुएशन सीएसएस के प्रेसी पेपर में भी आता है इसका क्वेश्चन। और देन जी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, कहाँ से। आज मैंने वैसे सब्जेक्ट वर्ब से स्टार्ट करना है, ताकि आप लोगों को पहले तो बेसिक बिल्कुल जो चीज होती है ना एक सेंटेंस बनाने के लिए, उन चीजों की आपको क्लैरिफाई हो सके चीजें। और देन आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंशाल्लाह ठीक करवाऊंगी, और फिर बेसिक पैराग्राफ स्ट्रक्चर, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हैं हमारे वो कह लें कि खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से इंग्लिश में होते हैं। तो अगर उसमें आपकी इंग्लिश की मिस्टेक्स आ रही हूँ और आप की स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हूँ, तो वो अच्छा इंप्रेशन ओवरऑल आपके एग्जाम्स पे नहीं डालता। तो वो बेसिक पैराग्राफ कैसे लिखेंगे वो इंशाल्लाह देखेंगे। इसके साथ साथ नोट्स इसी तरह के प्रोवाइड करूंगी। फर्स्ट आई थॉट कि मैं स्लाइड्स बेस्ड नोट्स बनाऊं आप लोगों के लिए, लेकिन फिर उसमें क्योंकि उर्दू की मैंने काफ़ी चीज़ें यूज़ करनी है ताकि आप लोगों की जो बेस है वो सही बन सके, तो इसलिए फिर मैंने इस तरह से हैंडमेड नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, वो प्रोवाइड करूंगी इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम पे मैं अपने स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, और साथ में जो स्टूडेंट्स लेक्चर्स जिनका मिस होगा इंशाल्लाह उनको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ साथ ग्रामर अगर आप पढ़ रहे हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह आफ्टर एवरी क्लास, आज की तो ये क्लास फ्री है, इसके बाद जो स्टूडेंट्स इनरोल हो जाएंगे उनको इंशाल्लाह आफ्टर एवरी क्लास प्रैक्टिस वर्क दूंगी, और वो उन्होंने सबमिट करना होगा टिल नेक्स्ट डे, और उसको क्लास में भी डिस्कस किया जाएगा। और जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो इंशाल्लाह मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगी, और पूरी कोशिश होगी कि आपकी इंग्लिश जो है वो इस सेशन के बाद ठीक हो जाए। तो सेशन के बारे में कोई भी उसकी और कोई डिटेल या कोई चीज मिस हो गई या कोई क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में, तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन। फी स्ट्रक्चर हसनात, आप मुझे 0342, मैं अपना नंबर शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप का, आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो आई विल शेयर विद यू। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। तो यहाँ पे आप मैसेज करके आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं फी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में आप वो पूछ सकते हैं। ओके जी, चलें जी। अभी हम आज का अपना लेसन वन स्टार्ट करते हैं। और लेसन वन मैंने इस तरह से डिजाइन किया है, इस तरह से बनाया है, ताकि जो बेसिक काम है, सबसे पहले सेंटेंस एक किन तीन चीजों का बना होता है वो आपको समझ आ जाए, तो वो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नजर आ रही होगी मैंने तीन चीजें मेंशन की हुई हैं, SVO। तो ये बेसिक फार्मूला है, आपका कोई भी सेंटेंस है इंग्लिश का, उसमें ये तीन चीजें लाजमी होंगी। तो अगर आप उन तीन चीजों को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे तो फिर आपको पता होगा कि आपने अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को किस तरह से ठीक रखना है। तो S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, और O फॉर ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं फाइल, ठीक है। और इसको मैंने नीचे फिर मजीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप लोगों को ये इजीली याद रह जाए, वो होता है जी काम करने वाला। कोई भी शख्स जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ, टीचर हूँ, जो इंस्ट्रक्टर हूँ, जो पढ़ा रही हूँ आपको। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हूँ, ठीक है, क्योंकि इस वक्त काम मैं परफॉर्म कर रही हूँ। उसके बाद वर्ब। वर्ब होता है फेल, आपका एक्शन, काम, जो काम हो रहा है। कोई खेल रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है, खा रहा है। बचपन में अगर आपको याद हो, कभी आपको ग्रामर की क्लास में ये चीजें सिखाई गई हों, या फिर कोई खेल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सो रहा है, पढ़ रहा है। तो ये जितने जो भी काम होते हैं ना, एक्शंस होते हैं, उनको इंग्लिश की लैंग्वेज में वर्ब कहते हैं।
और उसके बाद जी तीसरी जो चीज किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में लाजमी होती है वो होती है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब मफूल, मतलब कि जिस पर काम किया जा रहा है, वो चीज जिस पर काम किया जा रहा है। जैसे कि मैं इस वक्त इंग्लिश ग्रामर का डेमो सेशन दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ। मैं सब्जेक्ट हूँ, आई एम। ये प्रपोजिशन को बाद में हम देखेंगे कि ये यहाँ पे प्रपोजिशन कैसे लगी है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिकली आती है। आई एम फेल यानी कि काम, काम क्या हो रहा है, टीच, आई एम टीचिंग, ठीक है। और उसके बाद मफूल, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट में, अच्छा थोड़ी देर में ये वाली जूम की जो मीटिंग है ये खत्म हो जाएगी, तो आपने इसी सेम लिंक के साथ दोबारा से ज्वाइन कर लेना है अगर बीच में एंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। तो इस पूरे सब्जेक्ट में, पूरे सेंटेंस में आपको क्या लगता है ऑब्जेक्ट क्या है? आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर। पार्टिसिपेट किया किया करें, जितने बेशक गलत जवाब दें लेकिन दें, जितना आप जवाब देंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे, उतना आप चीजों को अच्छे से लर्न करेंगे। बिल्कुल, इंग्लिश ग्रामर, वो ये इंग्लिश ग्रामर वो चीज है जिस वक्त इस पे मैं काम, इस वक्त जिस पे मैं काम कर रही हूँ। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीजें आपकी लाजमी पता होने चाहिए। इससे क्या होता है कि अक्सर जो सेंटेंस करेक्शन में आपकी जो चीजें होती है ना, कई दफा वो सब्जेक्ट गलत यूज कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ, वो कर देता है कि अली और मैं क्रिकेट खेल रहे हैं, अली एंड मी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे अली और मैं, उर्दू में इसको ट्रांसलेट करके देखें, अली, अली हो गया, और एंड हो गया, मैं को उसने ट्रांसलेट कर दिया मी से, ठीक है, मी से उसने किया। लेकिन हमने तो मैं को शुरू से पढ़ा है आई, ऐसा ही है ना। हमने मैं को क्या पढ़ा है, आई, आई पढ़ा है ना। यहाँ पे इस वक्त मैंने मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, नहीं तो मैं व्हाइट बोर्ड पे साथ साथ लिखती आप लोगों के लिए चीजें, इंशाल्लाह कल से वो भी करूंगी। तो अली एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो देखिए कितने आसानी से वो जो मी की उसने गलती की थी, वो हमने उसको इजीली उर्दू में ट्रांसलेट करके आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे इसने यार मी का तो मतलब होता है मुझे, जो कि सेकंड पर्सन है। वो आगे आई की सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो जब हमने स्टार्ट से मैं को आई पढ़ा है, तो हम मी क्यों यूज करें, अली एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सिंपल वो सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। तो ये आपकी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने इसकी एग्जांपल भी लिखी है, अली क्रिकेट खेलता है, वैसे मैंने खुद भी अभी बोल के भी आप लोगों को समझा दी है। तो यहाँ पे अली सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये काम कर रहा है, अली क्रिकेट खेल रहा है। प्लेज वर्ब हो गया, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि इस वक्त वो क्रिकेट पे काम कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो उसका वो क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गई आपकी जी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में चीजें। होपफुली अब आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या चीजें होती हैं। देन नेक्स्ट, इन चीजों को मेरे ख्याल से ये बेसिक सी चीजें हैं, स्टूडेंट्स को अक्सर पता ही होता है। अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच अक्सर आपने सुना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं, ये आज हम क्लियर करेंगे। तो अभी देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आठ होते हैं। समटाइम्स इंटरजेक्शन को वो यूज करके नाइन भी कर देता है, लेकिन इंटरजेक्शन एक बहुत सिंपल सी चीज है, उसको इजीली भी हम कर सकते हैं, वो भी लास्ट पे बता दूंगी। लेकिन अभी वो जो आठ बेसिक हैं, जो कि इंग्लिश की कह रहे हैं कि पिलर्स, आप कह सकते हैं कि पिलर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, पिलर्स के तौर पे बिहेव करते हैं, और उसके बगैर इंग्लिश जो है ना वो गिर जाती है, अधूरी सी होती है। तो वो उन सारी चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले है जी नाउन। नाउन का सिंपल मतलब क्या होता है, नाम, एन फॉर नेम, एन फॉर नाउन, सही है, याद रहेगा अब, एन नेम, एन फॉर नाउन।
तो कोई भी शख्स हो, चीज हो या जगह का नाम, उसको नाउन कहते हैं। सही है। एन फॉर नेम, एन फॉर नाउन। हमने इसकी कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं याद करनी, हमने सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करना है कि नाउन है क्या चीज और उसको हमने कहाँ पे यूज करना होता है। तो नाउन है जी हमारा नेम, यानी कि नाम। तो किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम जो होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल्स में अली पर्सन नेम है, अहमद, अरूज माय नेम है, लाहौर इट्स अ प्लेस नेम, जगह का नाम है, मार्स एक सियारे का नाम है, आपने जनरल साइंस में पढ़ा होगा। या फिर मरकरी, मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। तो मरकरी होता है ना, बस बाय द वे, आई गेस मरकरी होता है। तो ये सारे जो है ना, ये क्या है, ये नाउन है। अब उसके बाद प्रो नाउन क्या होगा। प्रो और नाउन मतलब कि प्रो नाउन नाउन से ही रिलेटेड कुछ चीज होगी, लेकिन क्योंकि ये प्रो हो गया है, तो ये पर्सन या जो भी चीज होगी उसके नेम को रिप्लेस कर देगा। जब हम नाउन को किसी और लफ्ज के साथ रिप्लेस कर देंगे, और ये बेसिकली पैराग्राफ के जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो फिर उसमें आगे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चीजों को हम बार बार जो होता है उसमें पर्सन का नेम नहीं यूज करते, बल्कि फिर हम कहते हैं कि वो ये काम कर रहा है, या वो आ रही है, या वो जा रही है। जैसे कि हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के अरूज ग्रामर पढ़ा रही है, वो ये ग्रामर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। तो अब हम बजाय दोबारा से अरूज यूज करने के हम वो यूज कर रहे हैं, तो इस वो को हम ही, शी, इट, दे के साथ जब रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारे प्रोनाउंस होंगे। तो कोई भी वो लफ्ज जो के नाउन को रिप्लेस कर देगा, तो कोई भी वो नेम जो कि किसी भी, हाँ जी, तो कोई भी वो नेम, वो लफ्ज जो किसी भी नाउन को रिप्लेस कर देगा, नाउन की जगह पे यूज होगा, उसको आप प्रोनाउन कहते हैं। एंड देन आ जाते हैं जी एडजेक्टिव। अब ये नाउन प्रोनाउन इजी चीजें हैं, लेकिन असल चीज जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है वो है एडजेक्टिव और एडवर्ब। वर्ब के बारे में भी हमने पहले पढ़ लिया, अब हमने समझना है कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। तो जो एडजेक्टिव है, एडवर्ब तो आपने याद से रखना है क्योंकि इसके साथ लफ्ज वर्ब लगा हुआ है, ये एडवर्ब। तो मतलब ये है कि ये वर्ब के साथ आएगा। सही हो गया। और एडजेक्टिव जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगा हमेशा। सेंटेंस में अगर वो वन पेपर में आपसे पूछ ले कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो इसको आपने, वैसे मैंने डेफिनेशन में लिख दी है कि ऐड इन मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जब कोई भी वर्ड इनहेंस कर रहा होता है, उसके मानी में इजाफा कर रहा होता है, उसके मानी को मजीद कुव्वत दे रहा होता है, मजीद ताकत दे रहा होता है, मजीद उसकी खूबियां बयान कर रहा होता है। इसको उर्दू में भी इसम सिफ्त कहते हैं। सिफ्त का मतलब होता है खूबी बयान करना। तो उसको आप एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि अली इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे जो अली है उसकी हमने खूबी बयान की है। और जरूरी नहीं कि खूबी हमेशा अच्छी हो, सिफ्त अच्छी हो। खूबी वैसे अच्छी होती है, लेकिन सिफ्त जो है उसमें बैड और गुड दोनों थिंग्स आती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो ये अली इज अ गुड बॉय, तो अब अली के बाद गुड आया है, तो मतलब ये कि ये अली की जो नाउन है उसको मीनिंग को में इजाफा कर रहा है। तो ये चीज जो होगी ये एडजेक्टिव होगी। तो गुड, बैड, बिग, टॉल, ये डिफरेंट वर्ड्स हम यूज करते हैं। दिस ट्री इज टॉल, ट्री की हमने बता दिया कि वो लंबा है। बिग है, जैसे कि लाहौर इज अ बिग सिटी, तो लाहौर की हमने बता दिया है, लाहौर के मानी को, लाहौर का हमने भी पढ़ा नाउन होता है। तो ये सारी चीजें जो होंगी ये एडजेक्टिव होंगी। उसके बाद वर्ब, अभी मैंने बता दी है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। काम कोई भी जो हो रहा होता है। अब एडवर्ब वो होगा जो कि वर्ब के मीनिंग को इनहेंस करेगा, उसमें ऐड करेगा। ये ऐड आ गया और ये वर्ब आ गया, यानी कि ऐड इन मीनिंग ऑफ वर्ब। तो जैसे कि वर्क है ना, तो वर्क के साथ जब हम हार्ड लगा देंगे, वर्क हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, या ही इज वर्किंग हार्ड, तो ये क्या बन जाएगा, ये एडवर्ब होगा। हम उसके काम को बता रहे हैं कि उसके काम की क्या इंटेंसिटी है, वो किस तरह से काम कर रहा है। इसी तरह से प्ले, तो प्ले के साथ प्ले वेल,
मतलब जैसे कि ही प्लेड वेल यस्टरडे, तो ये वेल जब उसके साथ आ गया तो मतलब ये कि उसने अच्छा खेला है, मतलब ये कि उसने उसके काम को बताया कि उसका काम कैसा था। तो जो काम की सिफ्त को बयान करे, काम के मीनिंग में इजाफा करे, काम को डिस्क्राइब करे, उसको आप एडवर्ब कहेंगे। इसी तरह से रन फास्ट, ही रन्स फास्ट, कि वो तेज दौड़ता है। इसी तरह से ईट क्विकली, मतलब किड्स आर ईटिंग क्विकली, कि मतलब बच्चे तेजी से खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपकी एडवर्ब हो जाएंगी। एंड देन लास्ट में हमारे पास आ जाती हैं जी प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस आपको पता है कि जो के आप लिंक करने के लिए यूज की जाती हैं। इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कैसे हमने पढ़नी है। इन कहाँ पे आता है, टू कहाँ पे आता है,